अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी, ऑप्शन बी संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली व ब्राह्मी, ऑप्शन डी हिंदी व ब्राह्मी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और आरामाइक। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए शरेकुना कंधार, ऑप्शन बी मनसेहरा, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी कलिंग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कांधार में प्राप्त सम्राट अशोक का द्विभाषी शिलालेख जिसमें ग्रीक और अरामी में संदेश उत्कीर्ण किया हुआ है। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी यूनानी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मानसेहरा की तरह शाहबाजगढ़ी की प्रतिलिपियां खरोष्ठी लिपि में खुदी हैं, जो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। शेष 5 स्थानों की प्रतिलिपियां ब्राह्मी लिपि में हैं। ये पहाड़ी पेशावर से 40 मील उत्तर पूर्व है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंदनागरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्ठी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। शेष लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। शारदा का विकास ब्राह्मी से ही हुआ है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव का उल्लेख होता है। शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र था। उसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथी गुफा, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी नानाघाट, ऑप्शन डी नासिक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदिवंश का शासक था। खारवेल को एरा, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा गया है। इतिहासकार के पी जायसवाल ने मेघवंश राजाओं को चेदिवंश का माना है। उनके अनुसार ये लोग उड़ीसा तथा कलिंग के उन्हीं चेदियों के वंशज थे जो खारवेल के वंश थे और अपने साम्राज्यकाल में महामेघ कहलाते थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, ऑप्शन बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा, ऑप्शन सी पार्थव राजा गोंदोफिरनिस द्वारा, ऑप्शन डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रुद्रदामन एक महान विजेता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदमन के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भावप्रवणता एवं हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक छोटा गद्य काव्य है। विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ उसका ये लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ये गिरनार जिले में शक संवत 72-150 एडी में उत्कीर्ण किया गया। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए एरन के, ऑप्शन बी गया के, ऑप्शन सी
नालंदा के। ऑप्शन डी प्रयाग के। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य की स्तंभ पर विशद रूप में खुदा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हरिसेन चौथी शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राजसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे। 345 ई में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। यह एक महान कवि थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए द्वितीय सदी ईस्वी, ऑप्शन बी तृतीय सदी ईस्वी, ऑप्शन सी चतुर्थ सदी ईस्वी, ऑप्शन डी सप्तम सदी ईस्वी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ चौथी सदी में बना था। ये कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसमें चंद्र का उल्लेख हुआ है। विद्वानों द्वारा इसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित माना जाता है। मेहरौली स्तंभ लगभग 1600 वर्षों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण संभव हो सका है। दिल्ली के मेहरौली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी अनंगपाल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ चौथी सदी में बना था। ये कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसमें चंद्र का उल्लेख हुआ है। विद्वानों द्वारा इसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित माना जाता है। मेहरौली स्तंभ लगभग 1600 वर्षों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण संभव हो सका है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी विल्सद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरन अभिलेख से, ऑप्शन डी भित्री स्तंभ लेख से। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 एडी एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त I, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी भानुगुप्त। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। एरन नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकिन लिखा है। एरन से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ था जो लगभग 510 एडी का माना जा रहा है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के बारे में है। माना यह जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य I, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐहोले से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 एडी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये प्रशस्ति के रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसके रचयिता जैन कवि रविकीर्ति थे। इस अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय की विजयों का वर्णन है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन बी बसखिरा अभिलेख से, ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन डी हवेन तसान के वर्णन से। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्ष और पुलकेशी के मध्य युद्ध 630 और 634 ई के बीच हुआ था। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऑप्शन बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऑप्शन सी अलापाडू दान लेख में, ऑप्शन डी हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 6वीं सदी ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है, अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते।
अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराजा आई, ऑप्शन सी राजेंद्र आई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात राजराजा प्रथम ने किया। राजराजा प्रथम 985-1014 ईस्वी अथवा अरमोलिवर्मन परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराजक की उपाधि ग्रहण की। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर मेरूर, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी मन्नेमंगलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उत्तर मेरूर से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों से परिज्ञात होता है कि पल्लव एवं चोल शासन के अंतर्गत ग्राम अधिकतम स्वायत्ता का उपभोग करते थे। 10वीं शताब्दी का एक लेख आज भी एक मंदिर की दीवार पर खुदा है, जो ये बताता है कि चोल शासन के अंतर्गत स्थानीय सभा किस प्रकार कार्य करती थी। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 600 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 300 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 AD पूर्व में आरंभ हुआ। सिक्कों का पहला ज्ञात प्रचलन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, जब लीग और अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने धातु के सिक्कों का उपयोग करना शुरू किया। इन सिक्कों ने व्यापार और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? ऑप्शन ए आहत सिक्के, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, ऑप्शन सी सीथियन सिक्के, ऑप्शन डी पार्थियन सिक्के। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाए, पाए से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया बना। अगर किसी के पास 256 दमड़ी होती थी तो वह 192 पाई के बराबर होती थी। इसी तरह 128 धेला 64 पैसे व 16 आना 1 रुपये के बराबर होता था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एसएससी परीक्षा के प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर है इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाईं। ये सही है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भी स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, लेकिन यदि हम ऐतिहासिक समयरेखा को ध्यान में रखते हैं तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक इंडो बैक्ट्रियन शासकों को दिया जाता है, क्योंकि कुषाण वंश के शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पोटीन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्वर्ण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु के बने। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन ए ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी शुंगों ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए युएझी लोगों के मूल का मानते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हिंद यवन काल में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और इसलिए बहुत से इतिहासकार इस अवधि को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अरिकमेडु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन अरिकमेडु भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अरियाकुप्पम कॉम्यून के काकायनतोपे गांव में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। ये पुदुचेरी नगर से लगभग 4 किलोमीटर 2.5 मील दूर और गिंडी नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में यह भारत और रोम व यूनान के बीच व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था और यहाँ उस काल के कई रोमन और यूनानी अवशेष व वस्तुएं मिली हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। ये पाषाणी आश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में हैं। डॉक्टर V.S. वाकानकर प्रख्यात पुरातत्वविदों में से एक ने 1958 में इन गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका शब्द भीमवाटिका से बना है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए सुवर्णभूमि, ऑप्शन बी सुवर्णद्वीप, ऑप्शन सी युवद्वीप, ऑप्शन डी प्रलयमंडलम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन प्राचीन भारतीय ग्रंथों और यात्रा वृतांतों में वर्तमान म्यांमार वर्मा को सुवर्णभूमि के नाम से भी जाना जाता था। सुवर्णभूमि का शाब्दिक अर्थ है सोने की भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। 162.6 हेक्टेयर 1626.000 वर्ग मीटर 402 एकड़ को मापने वाले एक साइट पर यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया था। ये कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112-53 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। ये विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी इंग्लिश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में रचित है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी हिब्रू, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी संस्कृत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारीख अल हिंद व सिंध भी कहते हैं। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? ऑप्शन ए श्रमण, ऑप्शन बी परिव्राजक, ऑप्शन सी अग्रहारिक, ऑप्शन डी मगध। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सही उत्तर है मगध। इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना लोगों का एक भिन्न समूह सूत एवं मगध का कार्य था, जो वैदिक काल के पुरोहित परिवारों के वंशज थे। श्रमण का अर्थ है साधक, जो तपस्या का कार्य करता है। अग्रहारिक का अर्थ है जो संभवतः दान में दी गई भूमि की देखभाल करता है। परिव्राजक का शाब्दिक अर्थ है वह जो हर जगह भ्रमण करता है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी। ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, ऑप्शन बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, ऑप्शन डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन चीनी यात्री सुंग युन ने 518 एडी से 522 एडी में भारत यात्रा की थी। सोंग युन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे।
महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन बी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख, ऑप्शन डी 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि 3101 ईस्वी पूर्व के रूप में उल्लिखित है, जो भारतीय पौराणिक काल गणना को ऐतिहासिक संदर्भ में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रबातक अभिलेख संबंधित है ऑप्शन ए अशोक से, ऑप्शन बी रुद्रदमन से, ऑप्शन सी कनिष्क से, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रबातक शिलालेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में सुर्खकोतल के पास स्थित रबातक नामक पुरातन स्थल पर एक शिला पर बाक्तरी भाषा और यूनानी लिपि में कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के वंश के बारे में एक 23 पंक्तियों का लेख है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी एरियन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट्स ने सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ये नाम इंडस नदी सिंधु नदी के नाम पर था। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? ऑप्शन ए पीएचसी, ऑप्शन बी कोलिन मैकेंजी, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी नंदनागरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्ठी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ये दाएं से बाएं को लिखी जाती थी।